जरा सोचो, गैस और धूल का एक विशाल घूमता हुआ बादल ब्रह्मांड में तैर रहा है। यह है सोलर नेबुला, हमारे सूरज और उसके चारों ओर घूमने वाले सभी ग्रहों का जन्म स्थान। लगभग 4.6 अरब साल पहले हाइड्रोजन, हीलियम और भारी तत्वों के इस बादल ने अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत सिकुड़ना शुरू कर दिया था। एक ब्रह्मांडीय बैले की कल्पना करो, जिसमें गुरुत्वाकर्षण कोरियोग्राफर है, जो कणों को एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले नृत्य में निर्देशित करता है। जैसे ही बादल सिकुड़ता गया, यह तेजी से घूमने लगा, जैसे कोई फिगर स्केटर अपनी बाहों को अंदर खींचता है। इस घूमने की गति के कारण बादल छपट्टा होकर एक डिस्क जैसा हो गया, बिल्कुल जैसे पिज्जा का आटा घुमाने पर होता है। यह कोई साधारण डिस्क नहीं थी, यह प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क थी जिस पर हमारा सौर मंडल बना था। अब आकार की बात करते हैं। सौर नेबुला बहुत विशाल था, जो अकल्पनीय दूरियों तक फैला हुआ था। खगोलविदों का अनुमान है कि इसका व्यास 1 लाख से 2 लाख AU के बीच था। इसे समझने के लिए एक AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। यह लगभग 90 करोड़ 30 लाख मील है। तो कल्पना करो कि प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है, वह एक प्रकाश वर्ष है। सोलर नेबुला 3.16 प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ था। लेकिन सिर्फ आकार ही मायने नहीं रखता था। सोलर नेबुला अविश्वसनीय रूप से विशाल भी था। इसमें वह सारा पदार्थ था जो अंततः सूर्य, ग्रहों और हमारे सौर मंडल की बाकी सभी चीजों को बनाने वाला था। यह बहुत बहुत ज्यादा था। वास्तव में यह अनुमान लगाया गया है कि सोलर नेबुला में लगभग 1.01 सौर द्रव्यमान था, जिसका अर्थ है कि इसमें आज हमारे सूर्य से बस थोड़ा सा ज्यादा द्रव्यमान था। जैसे जैसे सोलर नेबुला घूमता रहा, डिस्क में मौजूद पदार्थ आपस में चिपकने लगे। ये कुछ वैसा ही है जैसे आपके बिस्तर के नीचे धूल के गोले बनते हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक साथ खींचे हुए ये झुंड बड़े और बड़े होते गए और अंततः ग्रहों की निर्माण सामग्री प्लेनेटेसिमल बन गए। डिस्क के अंदरूनी हिस्से में नवजात सूर्य के करीब तापमान बहुत ज्यादा था। केवल लोहा और सिलिकेट जैसी चट्टानी सामग्री ही इस गर्मी को सहन कर सकती थी। यहीं पर अंदरूनी चट्टानी ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल बने। बहुत दूर फ्रॉस्ट लाइन से परे तापमान बहुत ठंडा था। यहाँ बर्फीले दिग्गजों के क्षेत्र में पानी की बर्फ, मीथेन और अमोनिया भी घनीभूत हो सकते थे, जिससे गैस के दानव बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस और वरुण नेपच्यून के केंद्रक बनते हैं। भाग 4, आज का सौर मंडल। क्या यह सिकुड़ा हुआ रूप है? अरबों साल आगे बढ़ते हैं और आज हम जो सौर मंडल जानते हैं और प्यार करते हैं, वह अपनी अराजक शुरुआत से काफी अलग दिखता है। सूर्य हाइड्रोजन फ्यूजन का एक प्रज्वलित गोला केंद्र में स्थित है। आंतरिक ग्रह चट्टानी और अपेक्षाकृत छोटे सूर्य के करीब मंडराते हैं। बाहरी ग्रह विशाल और गांसीय सौर मंडल की बाहरी पहुंच में गश्त करते हैं। लेकिन वह सारा अतिरिक्त स्थान कहां गया? हो सकता है कि सोलर नेबुला बहुत बड़ा रहा हो, लेकिन समय के साथ इसका अधिकांश पदार्थ या तो सूर्य और ग्रहों में मिल गया या सूर्य की शक्तिशाली सौर हवा से उड़ गया। सौर मंडल इतना नहीं सिकुड़ा जितना कि यह संघनित हो गया। इसका पदार्थ आकाशीय पिंडों में बदल गया, जिन्हें हम आज देखते हैं। सौर मंडल की सीमाएं अभी भी बहस का विषय हैं। नेपच्यून से परे बर्फीले पिंडों का एक क्षेत्र कुइपर बेल्ट लगभग 50 AU तक फैला हुआ है, और फिर ऊट क्लाउड है जो बर्फीले पिंडों का एक विशाल गोलाकार खोल है, जिसे सूर्य से 1 लाख AU तक फैला हुआ माना जाता है, जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की बाहरी सीमाओं को चिह्नित करता है। भाग 5, अतीत की गूंज। भले ही सोलर नेबुला बहुत पहले ही गायब हो गया हो, हम अभी भी इसके विशाल आकार और अशांत अतीत के सुराग पा सकते हैं। माना जाता है कि ऊट क्लाउड अपनी विशाल दूरियों और बर्फीले निवासियों के साथ सौर नेबुला के बाहरी किनारों का अवशेष है। दूर के ऊट क्लाउड से आने वाले धूमकेतु, जो कभी कभी हमारे आसमान को सुशोभित करते हैं, अतीत के संदेश वाहकों की तरह हैं, जो अपने साथ सौर मंडल के शैशव की कहानियां लेकर आते हैं। एक विशाल विसरित बादल से हमारे सौर मंडल के निर्माण की कहानी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और ब्रह्मांडीय विकास के सुंदर नृत्य का प्रमाण है। सोलर नेबुला के अवशेषों का अध्ययन करके और हमारी आकाशगंगा में तारा बनाने वाले अन्य क्षेत्रों का अवलोकन करके हम अपने ब्रह्मांडीय मूल की कहानी को जोड़ना जारी रखते हैं। एक ऐसी कहानी जो स्वयं सितारों में लिखी गई है।